मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून भी देखेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पर ही विद्यालय के पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। तो रोज की तरह तैयार है ना आप अपनी कॉपी और कलम के साथ आज के पाठों के लिए? बच्चों, याद रखें, दूरदर्शन पर पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है और विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न और जिज्ञासा है तो उसे भी नोट करना है। तो तैयार हो जाए आज के पाठों के अध्ययन के लिए। बच्चों, आज दूरदर्शन के विद्यालय पर विज्ञान विषय की कक्षा लगेगी। साथ ही भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। कक्षा 6 में पदार्थों का वर्गीकरण, कक्षा 7 में पादपों का संसार और कक्षा 8 में फसल की कहानी की पढ़ाई होगी। इसके बाद आप सभी के लिए इंस्पायर अवार्ड का एक वीडियो दिखाया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और सामाजिक समस्याओं के हल से संबंधित एक नया आइडिया सोचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सर्दियों के मौसम में खिली धूप वाले दिनों का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे ही एक दिन साहिल स्कूल जाते समय बहुत उत्साहित था। साहिल स्कूल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे सभी दोस्त भी मिल गए। साहिल, आज तो तुम बहुत उछल कूद कर स्कूल जा रहे हो। हाँ सबीना, आज स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? साहिल, क्या तुम आज की गतिविधि के बारे में उत्साहित हो? हाँ रोशनी, क्या तुम सबको याद नहीं? रोहित भैया ने कहा था कि हम सब आज बाहर बगीचे में जाकर गतिविधि करने वाले हैं। जैसे ही पहले पीरियड की घंटी बजी, रोहित भैया कक्षा में आए और उन्होंने सभी बच्चों से एक पंक्ति बनाकर बगीचे में चलने के लिए कहा। रोहित भैया, आज हम क्या करने वाले हैं? सही समय पर सवाल पूछा साहिल। बच्चों, पहले यहाँ सभी एक गोले में बैठ जाते हैं। आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कला चित्र और शिल्प बनाने हैं। इस बार का विषय प्रकृति है। प्रदर्शनी के लिए क्या हम यहाँ बागीचे में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ रोहित भैया, यहाँ पर बहुत से सूखे पत्ते हैं, कंकर भी है। हम इन सब चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलो पहले यह सामान एकत्रित करते हैं। सभी मिलकर सूखे पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने में जुट गए। रोहित भैया ने एक बड़ा सा टब लाकर बगीचे में रख दिया। सभी बच्चों ने चुने हुए सामान को टब में डालना शुरू कर दिया। रोहित भैया, इस टब में सूखे पत्ते, कंकड़ और मिट्टी मिश्रित हो गए हैं। हाँ, हमें कला वस्तुएं बनाने में परेशानी हो सकती है। हमें इन सभी पदार्थों को अलग अलग करना चाहिए। मुझे अमन का सुझाव अच्छा लगा। हम इन सभी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। भैया, पृथक क्या होता है? साहिल, जब हम किसी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करते हैं, उसे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को पृथक करना कहते हैं। रोहित ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है सभी से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात करने का। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि हम इस मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? यह तो आसानी से हो जाएगा। हम पत्ते उठाकर एक जगह रख सकते हैं और कंकड़ एक जगह। नीचे बस फिर मिट्टी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबीना। क्या हम अपने आसपास कुछ और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहां हम इसी तरह से पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हो? हाँ, माँ जब बाजार से थैले में भर के सब्जी लाती है तो सारी सब्जियाँ एक साथ मिल जाती हैं। मैं थैले से निकाल कर उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ।
मेरे पिताजी जब चावल बनाते हैं तो पहले वो चावल के दानों को साफ करते हैं। वे हाथ से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर अलग कर देते हैं और फिर पानी से धोकर धूल अलग कर देते हैं। अरे वाह, आप सभी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। यह सब पदार्थों के पृथक्करण के ही उदाहरण हैं। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे आसान है हस्तचयन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है पदार्थों को हाथों से पृथक करना। पर क्या आप सोच सकते हो कि अगर पदार्थ सब्जियां या चावल के दाने ना होकर कुछ और छोटे आकार के पदार्थ हुए, तब हम उनका पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? हाँ, मुझे मालूम है। जब पिताजी चाय बनाते हैं तो वह उसमें से चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी पदार्थों को पृथक करने की विधि है? हाँ रोहित भैया, इसमें भी तो दो तरह के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पदार्थ द्रव्य है और एक ठोस। सही कहा सबीना। इस तरह जब छानकर पदार्थों को पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया और कहाँ देखने को मिलती है? हाँ, जब हम रोटी बनाने से पहले आटे से अशुद्धियाँ छन्नी से अलग करते हैं। मैंने एक बड़ी सी चालन निर्माण स्थल पर भी देखी है। वह रेते में से कंकड़ को पृथक करने में मदद करती है। बहुत अच्छे। इसी तरह की अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? पदार्थों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग या निष्पावन क्रिया का भी इस्तेमाल होता है। रोहित भैया ने अपनी मुट्ठी में टब में से कुछ कंकड़ निकाले। कंकड़ के साथ साथ कुछ रेत भी हाथ में आई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस पर जोर से फूंक मारी और सारी रेत अलग हो गई तथा कंकड़ हाथ में रह गए। अरे वाह, ऐसा तो जब घर में गेहूं साफ करते हैं तब भी होता है। गेहूं के दानों को थाल में उछालकर फूंक मारने से उसमें मिली सारी मिट्टी निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जब दो अवयवों को पवन अथवा वायु की मदद से अलग किया जाए, उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से दो अवयव पृथक हो जाते हैं? रोहित भैया, इसमें हवा की मदद से हल्के पदार्थ निकल जाते हैं और भारी पदार्थ वहीं ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन। यह प्रक्रिया ज्यादातर फसलों में से अशुद्धियां निकालने के लिए इस्तेमाल में आती है। और थ्रेशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आपने गेहूं या चावल के खेत तो जरूर देखे होंगे। गेहूं या चावल के पौधों पर जो अन्न के दाने लगे होते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर एक गट्ठर में बांधकर पीटा जाता है। इस दौरान अन्न के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी बैलों अथवा मशीनों की मदद से भी की जाती है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग भी कहते हैं। अरे वाह, आज की कक्षा में तो बहुत मजा आया। कला प्रदर्शनी का सामान एकत्रित करते करते हमने पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान लिया, जैसे हस्तचयन, थ्रेशिंग, चालन एवं निष्पावन। प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी बच्चों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सीखा, पर साहिल के मन में अभी भी पदार्थों के पृथक्करण को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। साहिल यह सब सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हर मिश्रण में से पदार्थों को किसी न किसी प्रकार अलग किया जा सकता है? साहिल ये सब सोचता सोचता घर पहुंचा। आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा माँ। आज कला प्रदर्शनी के लिए हम सब कुछ सूखे पत्ते तथा कंकड़ इकट्ठा करने गए थे और वहीं पर रोहित भैया ने हमें विभिन्न पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना बताया। अरे वाह, आज की कक्षा फिर बागीचे में ही हो गई। पदार्थों को मिश्रण में से अलग करना, उसकी क्या जरूरत है? तो क्या चाय पत्ती के साथ पियोगी? साहिल, रिया कुछ सीखना चाहती है, ठीक से समझाओ बेटा। सॉरी माँ। मुझे नहीं, रिया को। सॉरी रिया। रिया,
क्या तुमने घर पर कभी चावल या दाल को बनते देखा है? हाँ भैया, पापा या माँ जब भी खाना बनाते हैं मैंने सब देखा है। तो जब चावल बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को एक बड़ी थाली में लेकर उनमें से कंकड़ या पत्थर या कोई और अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो चावल और अशुद्धियाँ यह एक मिश्रण है, क्या उनको अलग अलग करना जरूरी है? हाँ, हम चावल में मिली अशुद्धियाँ थोड़ी ही खाएंगे। तो इसीलिए मिश्रण से पदार्थों को अलग करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मिश्रण में कोई पदार्थ हानिकारक या कोई उपयोगी, कभी कभी दोनों ही पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। जैसे जब माँ मक्खन बनाती है तो मैं मक्खन भी खा लेती हूँ और अलग हुआ मट्ठा भी। साहिल और रिया बहुत जोर से हंसते हैं। अगर दोनों भाई बहन का हंसी खेल हो गया हो तो मेरे और पिताजी की मदद करोगे? हाँ। आज खाने में क्या बन रहा है? साहिल, आज खाने में बिरयानी और पकौड़े बन रहे हैं। माँ, पकोड़ों के साथ चटनी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। आज हम चक्का दही बनाएंगे। पिताजी बिरयानी की तैयारी में लग गए और माँ बिरयानी में डलने वाली सब्जियां काटने लगी। साहिल, जरा मुझे एक बड़ा बर्तन तो देना। चावल से सभी कंकड़ पत्थर तो अलग हो गए हैं, कुछ और छोटी अशुद्धियां पानी से धोकर निकल जाएंगी। साहिल बड़े गौर से पिताजी को चावल को धोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पानी की मदद से भी बहुत सी अशुद्धियां चावल से निकल गईं। उसने झट से पिताजी से ये सवाल पूछ लिया। पिताजी, आज स्कूल में मैंने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जाना, जैसे हाथ से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, हवा की मदद से धूल को अलग करना, पर ये पानी की मदद से अशुद्धियां निकालना, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? साहिल, हम रसोई घर में ज्यादातर इसी तरह से चीजों को साफ करते हैं, जैसे चावल, दाल और सब्जियों को साफ करना। और जहाँ तक मुझे याद है, इस प्रक्रिया को हम अवसादन तथा निस्तारण बोलते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो नाम? अरे नहीं साहिल, देखो, जब आप पानी एवं दाल या चावल को मिलाते हो तो कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ना तुम इसे खुद करके देखो? साहिल एक बड़े बर्तन में चावल डालता है और उसमें पानी डालता है। वह देखता है कि छोटी छोटी अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगीं और चावल बर्तन की सतह पर बैठ गए। जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो न सिर्फ ठोस मिश्रण पृथक हो सकते हैं, बल्कि द्रव्य और ठोस के मिश्रणों को भी पृथक किया जा सकता है। यह तो बड़ा आसान है। अब मैं बर्तन टेढ़ा करके पानी समेत ये सब अशुद्धियां निकाल देता हूँ। बिल्कुल सही साहिल। और क्या तुम्हें मालूम है, इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अरे वाह, हमारा रसोई घर तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा है। यहाँ पर कितना कुछ है जो हम कक्षा में सीखते हैं। अच्छा, अब प्रयोग ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ मदद करोगे? माँ, हम चक्का दही कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इस दही में से सारा पानी अलग करना है, बस। माँ, इसमें भी तो दो द्रव्य पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्या मैं कोशिश करूँ? साहिल ने बर्तन टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हुई। बेटा, यहाँ निस्तारण और अवसादन की प्रक्रिया नहीं, दही से पानी अलग करने के लिए हमें कपड़े में दही को थोड़ी देर तक रखेंगे और कपड़ों के छिद्रों में से सारा पानी अलग हो जाएगा और चक्का दही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, यह एक और तरीका है दो पदार्थों को अलग करने का। और इसे निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं। यहाँ कपड़ा एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। माँ, हम इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कुछ पीने के लिए भी बनाते हैं। माँ, नींबू पानी बनाते हैं, वह तो मुझे भी बनाना आता है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके पिताजी और मैं खाना लगाते हैं, तब तक आप दोनों नींबू पानी तैयार कर लो। रिया, पहले बहुत थोड़ा सा पानी लो, इसमें चीनी घोलो, तब तक मैं नींबू लेकर आता हूँ। रिया ने थोड़े से पानी में 4 चम्मच चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया।
साहिल भैया, मैं बहुत देर से इसे घोल रही हूँ, पर बची हुई चीनी गल ही नहीं रही। तुमने पानी बहुत कम लिया है, थोड़ा और पानी डालकर देखो। थोड़ा और पानी डालते ही बाकी बची हुई चीनी भी घुल गई। अरे ये चीनी तो घुल गई, पर कम पानी में ये चीनी क्यों नहीं घुल रही थी? माँ ने ये सब सुना और वो रिया और साहिल के पास आई, क्योंकि यह घोल अब संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब? पानी की कुछ मात्रा में सिर्फ कुछ ही चीनी घुल पाएगी। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब कि वह संतृप्त विलयन है। माँ, अब मेरी बुद्धि का भी संतृप्त विलयन हो गया है और पेट खाली। सभी हंसने लगते हैं और खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखा, आज रिया और साहिल ने माँ पिताजी की मदद करने के बहाने बहुत सी बातें सीखी। आप भी अपने घर में ही विज्ञान की बहुत सी बातें सीख सकते हो। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ, कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद, और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ अब्बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। पादपों का संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं पौधमल हूँ। अरे, मेरा नाम सुनकर आप सब हंसने क्यों लग गए हैं? मेरा नाम ही कुछ ऐसा है, सभी हंसने लगते हैं। अगर आप नजर घुमाकर अपने आसपास देखेंगे तो लगभग हर जगह मेरे जैसे, मुझसे छोटे या मुझसे बड़े दिखने वाले मेरे बहुत से मित्र दिखेंगे। मुझे पता है कि लोगों के मन में हमें लेकर कई भ्रांतियां हैं, खासकर बच्चों के मन में।
जैसे हम सजीवों की श्रेणी में आते हैं या निर्जीवों की। अगर हम जीवित हैं तो हम बढ़ते कैसे हैं, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं इत्यादि। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के पात्रों द्वारा दूंगा। चलिए आपको नीलू और मीनू के घर लेकर चलता हूँ। वो स्कूल से घर पहुँच गई हैं और आंगन में खेल रही हैं। इस वीडियो के उद्देश्य है: 1. पादपों में पोषण, 2. पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? इस पेड़ के बारे में। कितना हरा हरा है ये पेड़, इसकी छांव में कितनी ठंडक मिलती है, कितनी ताजी हवा देता है। हाँ दीदी, वह तो है, इसकी पत्तियाँ भी कितनी हरी हैं। सही कहा नीलू। दीदी, माँ से पूछते हैं कि उन्होंने और पिताजी ने इतना बड़ा पेड़ आंगन में लगाया कैसे होगा। हाँ चलो चलते हैं। माँ, एक बात बताओ, यह जो हमारे आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड़ है, वह आपने और पिताजी ने कैसे लगाया था? अरे इसे तुम्हारे दादाजी ने बहुत साल पहले लगाया था, तब ये एक छोटा सा पौधा रहा होगा। सच माँ? बच्चों, पादप हमारी ही तरह बढ़ते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि जो छोटे पौधे होते हैं वो छोटे ही रहते हैं और जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमेशा से वैसे ही हैं? छोटे पौधे ही धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। पादप भी सजीव होते हैं। क्या सोच रही हो नीलू? दीदी, क्यों ना हम भी एक छोटा सा पौधा लगाएं? शायद फिर हम समझ सकें कि ऐसी कौन सी क्रियाएं पादपों में होती हैं जो उन्हें सजीव बनाती हैं। सही कह रही हो, ऐसा करते हैं, हम दोनों पौधे लगाते हैं। हाँ दीदी, एक मेरा और एक आपका। कल स्कूल से आते वक्त हम स्कूल के माली काका से 2 छोटे छोटे पौधे लेते आएंगे। अरे वाह, दोनों बहनें कितनी खुश हैं। आज दोनों को अपना अपना पौधा जो मिला है। चलो देखते हैं कि कैसे ये इसकी देखभाल करती हैं। मैं पौधे को खिड़की पर रख देती हूँ। मैं अपने पौधे को यहाँ कमरे में संभाल कर रख देती हूँ। अरे नीलू देखो, ये नीम के पेड़ की पत्तियाँ कैसे भूरे रंग की हो गई है और पेड़ से टूटकर गिर गई है। हाँ दीदी, यह ऐसा क्यों है कि जो पत्तियाँ पेड़ पर हैं वो हरी हैं और जो टूट के गिर गई हैं वे भूरी और सूख गई हैं। ये पादपों की दुनिया भी निराली है। दोस्तों, क्या लगता है आप सबको कि दोनों यह पहेली कैसे सुलझाएंगी? अरे नीलू, वो देखो, माँ आंगन में लगे पेड़ों को पानी दे रही है। पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। चलो हम भी अपने पौधों को पानी देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे मित्रों को जिंदा रहने के लिए केवल पानी की आवश्यकता है? चलिए देखते हैं 4 दिन बाद क्या हुआ है। अरे ये क्या हुआ? कल तक तो मेरा पौधा ठीक था, आज कैसे पीला पड़ गया है? अरे मेरे पौधे में तो कुछ छोटी नई पत्तियाँ दिख रही है। मेरे पौधे के साथ ऐसा क्या हुआ दीदी जो ये पीला सा पड़ गया? सोचने दो जरा। नीलू, तुम्हारे पौधे में इतना सारा पानी भी है। दीदी, आपने ही तो बोला था इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। नीलू, मैंने ये कहा था कि पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पौधे को पानी ही देते रहे। माँ भी आंगन में लगे पौधों को 2-3 दिन में ही पानी देती है। मैंने तो पौधे को रोज पानी दिया है। मुझे लगता है कि पौधे के पीले पड़ने का
एक ये कारण भी हो सकता है। दीदी, जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। शायद वैसे ही मेरे पौधे के साथ भी हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। नीलू, तुमने अपने पौधे को कहाँ रखा था? मैंने अपना पौधा कमरे में रखा था। कमरे में तो सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं। दीदी, क्या सूरज की रोशनी पौधों के लिए आवश्यक होती है? हाँ, तुम देखो, जिस तरफ से सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ रही है, उसी तरफ ये ज्यादा झुका है और इसे ताजी हवा भी मिल रही है। इसका मतलब है पौधों को पानी, सूरज की रोशनी और ताजी हवा की आवश्यकता होती है। तभी हमारे आंगन में लगे पौधे इतने सुंदर और तंदुरुस्त दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा नीलू। हवा से याद आया, मैंने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि हम मनुष्य ऑक्सीजन नामक गैस सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। दीदी, याद है उस दिन तुम कह रही थी कि हमारा नीम का पेड़ कितनी ताजी हवा देता है? हाँ दीदी, हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो मतलब पेड़ भी ऐसे ही करते होंगे। हाँ, पौधों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि जानवरों के विपरीत पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो उनके लिए आवश्यक होती है। अब समझ आया माँ ने आंगन में इतने पेड़ पौधे क्यों लगाए हैं? बिल्कुल दीदी, पादपों के बारे में सब कुछ समझ आ रहा है। इन पत्तियों को देखो तो लगता है इन पर हरा रंग किया गया है। आज ही मास्टर जी ने बताया था कि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, तभी ये पत्तियाँ हरी दिखती हैं। चलो, कुछ तो मास्टर जी से पता लगा। सही कहा तुमने। दीदी, याद है आपको जब हमने माली काका से पौधे लिए थे तो उन्होंने गमले में मिट्टी के अंदर उसकी जड़ों को दबाया था? हाँ, याद है। इसी वजह से तो पौधा सीधा खड़ा रह पाता है। हाँ दीदी, तभी से मेरे मन में जड़ों से जुड़ी जानकारी जानने की उत्सुकता थी। इसलिए आज मैंने मास्टर जी से जड़ों के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सोखकर पौधे तक पहुंचाती हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। ऐसे ही इन पत्तियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना तो जान लिया पौधों के बारे में। इन पत्तियों का रहस्य भी सुलझा लेंगे दीदी। नीलू, मेरी विज्ञान की पुस्तक में पादपों पर एक अध्याय है। आजकल मास्टर जी उसी पाठ से जुड़ी जानकारी देते हैं। उस पाठ में पत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ठहर, मैं अभी अपनी किताब लेकर आती हूँ। जी दीदी, जल्दी से लेकर आओ और इस पहेली को सुलझाओ। नीलू सुनो, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। उस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाने का संश्लेषण यानी सिंथेसाइज करने के लिए होता है। इसीलिए पादपों द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दीदी, जरा सोचो, इतने दिन से पादपों का निरीक्षण करते करते हमने इनके बारे में इतना कुछ जान लिया। ऐसा लग रहा है हम तो वैज्ञानिक हो गए। अब इस बात से ये पता चलता है कि पादप अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें
स्वपोषी कहते हैं। पादपों को खाना बनाने के लिए पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इसीलिए अब तुम अपने पौधे को कमरे में मत रखना। दीदी, अब मैं अपने पौधे का बहुत ध्यान रखूंगी। चलिए, दोनों बहनों ने हम पादपों के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सभी पादप स्वपोषी होते हैं? सोचते रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ, अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान है। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। चलो, तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो,
यहां सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं, ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये 2 गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है। देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखो, यहाँ केंचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केंचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा 1. खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण। 1. मिट्टी तैयार करना। 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में
बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज हम लोग सैर करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान की और देखेंगे जू शो। तो चलिए चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहाँ ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डिफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं,
दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है। हाँ, अगर कुछ नोट करना छूट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर जाकर आप पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट www.bepcssa.in पर जाकर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में अपनी कक्षा को चुनकर अपनी पढ़ाई जितनी बार चाहे उतनी बार करना है। साथ ही बच्चों, प्रतिदिन प्रसारित सभी कक्षाओं को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों, आपके लिए एक और रोचक जानकारी है। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या इनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के वीडियो को बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके चयनित कहानी, कविता या पेंटिंग को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को देखते रहिए और अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।